नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हिंदू देश हिंदुस्तान में पाकिस्तान से आए हिंदू के संघर्ष की, जिन्हें मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य तो दूर जीने के लिए भी जो मूलभूत सुविधाएं होती है वह भी मयस्सर नहीं। उनकी लड़ाई तो रोटी के लिए थी। उनके संघर्ष की कहानी के सामने हिंदुस्तान में शरणार्थी का दर्जा पाए रोहिंग्याओं का संघर्ष कुछ भी नहीं। फिर भी उनकी लड़ाई लड़ने के लिए इकोसिस्टम एक्टिव है। रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव जैसे एनजीओ और गोंजाल्विस जैसे अधिवक्ता तैयार बैठे हैं उन्हें रोटी के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया करवाने के लिए। खैर, यह सुविधा मान्यता प्राप्त रोहिंग्याओं के लिए है जिनका रिकॉर्ड कम से कम सरकार के पास उपलब्ध है। लेकिन समस्या केवल इन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराने का नहीं, बल्कि उसकी आड़ में अवैध रूप से घुसपैठ कर चुके रोहिंग्याओं की है, जो इन कार्ड होल्डर की आड़ में छुपे हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर के लिए गंभीर चुनौती पेश कर रहे हैं। इन्हें बचाने और छुपाने वालों की फौज खड़ी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नारकीय जीवन से निकालने के लिए कोई सामने नहीं आते। सीएए के द्वारा जब इन्हें नागरिकता प्रदान की गई तो इसका विरोध करने के लिए जो कौम खड़ी हुई थी, उनमें से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए भी शामिल थे। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव रोहिंग्याओं से सहानुभूति जताते तो दिख जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए उनकी जुबान हिलती नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को साफ कर दिया था कि बच्चों की शिक्षा के मामले में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और यह बात रोहिंग्याओं के बच्चों पर भी लागू होती है। मतलब ये कि यूनाइटेड नेशन के शरणार्थी कार्ड धारकों के बच्चों को भी भारत में मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेगी, जो अब तक आधार कार्ड के अभाव में इन्हें नहीं मिल पा रही थी। दरअसल रोहिंग्याओं के मानवाधिकार के लिए काम करने वाली एनजीओ रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए सुविधाओं की मांग की थी, जिसमें बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य भी शामिल थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने पीठ के समक्ष कहा कि रोहिंग्या शरणार्थी एक निराशाजनक स्थिति का सामना कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर से भगाए गए कश्मीरी पंडित जो आज भी अपने ही देश में शरणार्थी की तरह जीवन बसर करने को मजबूर हैं, उनके लिए कभी कोई गोंजाल्विस खड़ा नहीं होता। कोई कोर्ट उनके पुनर्वास के लिए आदेश नहीं देता। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या रोहिंग्याओं और उनके बच्चों को फ्री शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना हिंदुस्तान के बच्चों के अधिकार को बांटना है। क्या मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य का फायदा उठाने वाले ये रोहिंग्या अपने स्कूलों में वंदे मातरम और जन गण मन भी गाएंगे? क्या पाकिस्तान से आए सभी हिंदू शरणार्थियों को मिली थी यह सुविधा? क्या अपने ही देश में शरणार्थी बन चुके कश्मीरी पंडितों को भी लेगा कोई सुध? पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ जो हिंसा और अन्याय हो रहा है, क्या उसके लिए भी कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी या मानवाधिकार आयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आएगा? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उसके आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। पहले यह बताओ, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि 12 साल 13 साल आपको हो गए, आप ये पता लगा पाए कि भारत के कितने लोग हमारे देश में किस किस कंट्री के हैं? क्या एक तो आप सिर्फ वोट बैंक के लिए रोहिंग करते हो, जो पूरी दुनिया में 17 लाख, तो किस किस कंट्री के लोग बिना किसी कागज पेपर के यहाँ हैं? सरकार को तो पहल करना चाहिए कि या तो आप जो लोग लंबे समय से यहाँ हैं उनको आप इमीडिएट यहाँ के नागरिकता के लिए आप व्यवस्थित करो। अब जो आप दूसरे कंट्री को कह रहे हो इमिग्रेशन करके हम कोई भी चीज़ करेंगे तो 5 साल, तो कठोर तो होना ही चाहिए, इसमें कोई बहस नहीं है। इमिग्रेशन के सवाल पर मेरा मानना है कि हर कीमत पर बाहर से आने वाले लोगों का पता हमारे देश को होना चाहिए। तो रोहिंग्याओं के लिए वकालत करने वाले, उन्हें समर्थन देने वाले, उनके अधिकार के लिए लड़ने वालों की फौज यहाँ पर खड़ी है। और ये फौज जो है वही इकोसिस्टम है जिसका हम बराबर जिक्र करते हैं और जो भारत में धर्म परिवर्तन गैंग को चलाता है, सोरोस गैंग के वो पार्ट है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। मृत्युंजय शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं। पूर्व न्यायाधीश हमारे साथ हैं अनिल बिमल जी, उनका भी स्वागत है। लक्ष्मीकांत जी है,
कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में, और मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर डॉक्टर मुमताज़ रिजवी जी है। सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और चर्चा की शुरुआत जो है वो मैं जस्टिस अनिल बिमल जी से करना चाहूँगा, और वो इसलिए क्योंकि जस्टिस अनिल बिमल जी के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इनका भी शरणार्थी का इतिहास रहा। ये बाहर से, पाकिस्तान से भगाए गए या पाकिस्तान छोड़कर अपनी संपत्ति, अपना सब कुछ छोड़ करके, पाकिस्तान छोड़ करके भारत आए। भारत में इन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके इस ओहदे तक पहुँचे, इस मुकाम तक पहुँचे। अनिल बिमल जी, मैं सबसे पहले आपके अनुभव चाहूँगा जो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, और ज़रा सा मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज रोहिंग्याओं के लिए बात की जा रही है, रोहिंग्याओं को के राइट्स की बात की जा रही है, कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं को आप मुफ्त में शिक्षा दें, मुफ्त में उसे स्वास्थ्य उपलब्ध करवाएं। क्या आपको लगता है कि ऐसा करना उचित होगा, या आपको लगता है कि अगर ऐसा हम करते हैं तो भारत के जो दलित हैं, वंचित हैं, जिसके लिए ये सुविधाएं उपलब्ध सरकार कराती है, उनके इन सुविधाओं से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि इस मंच को मेरे को बोलने के लिए आपने न्योता दिया जी। मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के लॉ के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है कि आज तक रिफ्यूजीज एक्ट कोई भी नहीं बनाया गया, और जहां तक बेसिक एमिनिटीज का सवाल है उसके लिए फॉरेन की एजेंसीज कई बनी हुई हैं, जैसे UNHCR, वो फंडिंग करती है उन डिस्प्लेस्ड पर्संस को जो मजबूरी में अपने देश को छोड़ना पड़ा, उनको किसी वायलेंस के कारण या किसी और कन्फ्लिक्ट के कारण उनको दूसरी कंट्री के अंदर एंटर करना पड़ा। वो रजिस्टर्ड एजेंसी है, इनको फंडिंग वहां से हो रही है। अब ये आप समझ के जाए बिल्कुल कि जो भी यहाँ पिटीशन डालने वाले हैं इनको फंडिंग हो रही है, इनके ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए इनको फंडिंग हो रही है, इनको कोर्ट्स में जाने के लिए, इनको रिहेबिलिटेशन करने के लिए। अब सरकार को ये सोचना है कि इनको सिटीजन बनाना है कि नहीं बनाना। अब इसके लिए सरकार के पास कानून नहीं है, कानून यहां तक भी नहीं है कि इनको फोर्सिबली बाहर कर सके। सरकार को ये मतलब सख्ताई बरतनी पड़ेगी, या तो इनको वापस अगर ठहरे हुए, अगर ये यहाँ ठहर रहे हैं, अगर कोई इंसान किसी धरती के अंदर आ गया है, किसी दूसरे की धरती पे आ भी गया है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा ये संविधान ये कहता है कि अगर वो आदमी बीमार हो उसको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। और दूसरा, साथ के साथ हमारा संविधान ये भी अलाउ करता है कि अगर उसके बच्चे को कहीं एजुकेशन, उस शरणार्थी पीरियड के दौरान उसको कहीं एजुकेशन की जरूरत है तो उसको भी एजुकेट किया जाए। यहां तक कि जेल में रहने वालों को भी एजुकेशन में अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी क्षमता बढ़ाने का अधिकार दिया गया हर जगह। ये जो फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी, इट इज प्रोवाइडेड टू दी पर्सन रिजाइडिंग wherever he resides. It is not concerned with the citizenship act or other facility. तो अब सरकार को ये सोचना है कि अब इनकी डिमांड ये नहीं कि हम सिटीजन बनना चाहते हैं, इनकी सिर्फ इतनी डिमांड है कि हमारे को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। आज एक इंसान है, कहीं भी खड़ा है, उसको बेसिक फैसिलिटी तो चाहिए, उसको यूरिन नहीं करना है, उसको टॉयलेट भी करना है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। इसी तरह अगर वो बीमार हो गया तो उसको इमीडिएटली हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए। तो इस सरकार, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पड़ी है, उन्होंने अब ये कहा है कि आप ये तो डिसाइड करें कि किस कैपेसिटी में रह रहे हैं। अभी उनकी कैपेसिटी डिसाइड करने सरकार के पास तो आम जवाब नहीं है कोर्ट के सामने समक्ष रखने के लिए कि किस कैपेसिटी पे रह रहे हैं। They have no answer. बिल्कुल बिल्कुल, पहले ये तो तय हो कि वो घुसपैठिए हैं कि उनको क्या किस कैपेसिटी में है ये। They have not been able to answer before the Supreme Court, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी एडजॉर्न किया गया है, इसको अभी फाइनली सेटल भी नहीं किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, 18 फरवरी को फिर जो है इस पे अगली सुनवाई है। बिल्कुल, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा मैं आपसे बिमल जी कि क्या जब आप लोग पाकिस्तान छोड़ करके यहाँ भारत आए थे तो उस समय आप लोगों को यहाँ पर क्या शरणार्थी के रूप में क्या क्या सुविधाएं मिली थी सरकार की तरफ से? आप कैसे यहाँ तक आए? आपके संघर्ष में सरकार का कितना योगदान था?
देखिए मुकेश जी, उस वक्त इतनी अवेकनिंग भी नहीं थी, इतनी फॉरेन एजेंसीज भी नहीं थी, इतनी फंडिंग वाला भी चक्कर नहीं था। उस वक्त तो एक शरणार्थी को कोई भी संभालने वाला नहीं था। वो अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हम लोग यहाँ पे आए, हमने मुस्लिम बनना स्वीकार नहीं किया, हमने सब कुछ छोड़ दिया और हमारे को यहाँ पूछने वाला कोई नहीं था। हम टेंटों में रहे, हम सरकार के पास कुछ भी फैसिलिटी देने के लिए नहीं था। इन्होंने बहुत लेट सरकार ने एक इवैक्यूएट डिस्प्लेसमेंट एक्ट बनाया, उसके अंदर इन्होंने जितने भी शरणार्थी थे उनसे ये पूछा गया कि आप जो जमीनें छोड़ के आए उसको कोई रिकॉर्ड दिखाएं तो हम उसकी एवज में आपको यहाँ कुछ प्रॉपर्टी दे देंगे। मगर अब तक भी आप ये मान के चलें कि अब तक 75 साल हो गए हैं, अभी तक वो कैसे डिसाइड नहीं हो सके। इस देश का ये हालत है कि वहां से जो पार्टीशन के टाइम जो हिंदू यहाँ पे आए हैं, उनकी जो जमीनें वहां छोड़ के आए हैं, उनकी एवज में यहां तक आज तक जमीनें दी, उनके केसेस कोर्ट्स में लटक रहे हैं। तो ये तो हालत है उस वक्त के जो शरणार्थी आए थे। अब एजेंसीज इतनी होगी है, अवेकनिंग इतनी होगी है, राइट्स इतने हो गए हैं, तो ये सरकार को निश्चित रूप से कोई रिफ्यूजीज एक्ट बनाना चाहिए और 27 से कानून निश्चित रूप से बनाना चाहिए। और एक तो बिल लाने की तैयारी में है, एक तो रेफ्यूजी एक्ट जो है, मुझे लग रहा है कि इमिग्रेंट्स एंड रेफ्यूजी एक्ट 2025 नेक्स्ट सेशन में लाने की तैयारी है, जिसका जिक्र लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो जो है वो अगर आता है तो उसमें 5 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा है इमिग्रेंट्स जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, और 10 लाख 7 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना, इसी तरह की चीज़ है। मैं जहाँ तक मुझे जानकारी, मैं मृत्युंजय जी के पास जाना चाहूँगा। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मृत्युंजय जी, क्या आपको लगता है कि यह जो मसला है, जो रोहिंग्या के बच्चों को राइट्स देने की बात की जा रही है, ठीक है, बच्चों को राइट्स पढ़ने का और स्वास्थ्य का जो है संविधान देता है, वो आपको देना चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में जो कुछ लोग जो है उन्हें सिटीजनशिप दिलवाने की बात कर रहे हैं, उनकी आड़ में जो राजनीति चल रही है, उनकी आड़ में जो अवैध घुसपैठिए हैं जो यहाँ पर घुस जा रहे हैं, उनके पीछे में छुप जा रहे हैं और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को एक गंभीर समस्या, खतरा पैदा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार को इसके लिए करना चाहिए? और जो सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने कहा कि पहले इसकी स्थिति तो बताइए, तो क्या सरकार इसके लिए कुछ कर रही है? कौन है ये लोग, कितने हैं और इनके लिए क्या प्लान है सरकार के पास? मुकेश जी, इनफैक्ट पहले हमें थोड़ा सा जजमेंट को समझना होगा। जस्टिस साहब ने इनफैक्ट मैं बड़े हम्बली उनके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा कि बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उन बच्चों को शिक्षा का बराबर अधिकार है जो बच्चे यूएनएचसीआर के कार्ड्स रख रहे हैं, जो फैमिलीज यूएनएचसीआर के कार्ड्स रख रही है। इसका मतलब क्या हुआ? यूएनएचसीआर के कार्ड्स जिन फैमिली के पास है, इसका मतलब वो आइडेंटिफाइड रिफ्यूजीज हैं। वो वैसे व्यक्ति नहीं है जो आके बस किसी प्रकार से कहीं बस गए हैं और उन्होंने किसी और के माध्यम से आधार कार्ड बनवा लिया और यहाँ असिमिलेट हो गए हो। ये लोग आइडेंटिफाइड रिफ्यूज है। दोनों में हमें डिफरेंशिएट करना होगा। ये तो मैंने शुरू में कहा था, ये तो कहा था मैंने, और ये चूंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है, इसीलिए वो सारी चीजें कोर्ट तक गई हैं। जी करेक्ट। नहीं तो अब ये देख लीजिए, अगर वो, मुझे अभी भी लगता है अगर वो यूएनएचसीआर के आइडेंटिफाइड रिफ्यूजीज हैं तो कम से कम फिर ये हमारे पास एक तरह से सुकून है कि हाँ, वो आइडेंटिफाइड है कि यहाँ के लोग नहीं है, यहाँ के सिटीजन नहीं है। तो जो भी हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंटर अलिया प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कुछ दिनों के लिए टेम्पररी हो सकता है, एक पीरियड के लिए हो सकता है। लेकिन बड़ा प्रॉब्लम वहां पे नहीं है मुकेश जी, मोहन जी। बड़ा प्रॉब्लम कहां पे है? बड़ा प्रॉब्लम है जहां पे हम इन रिफ्यूजीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। वैसे रिफ्यूजीज जो हमारे यहाँ आ गए हैं लेकिन इस प्रकार का यूएनएचसीआर के द्वारा आइडेंटिफाइड नहीं है, और उन्होंने जहां कहीं भी वो बसना शुरू किए हैं वहां पे उन्होंने मान लीजिए आसपास में आधार कार्ड बनवा लिया हो या किसी प्रकार से कोई भी आइडेंटिफिकेशन का मेथड बनवा लिया हो और एक प्रकार से हमारी सोसाइटी में असिमिलेट कर गए हो, तो वो यहाँ के नागरिक नहीं भी हैं और पार्शियली धीरे धीरे बनते भी जा रहे हैं। तो वो ज्यादा बड़ा सेगमेंट है। इनफैक्ट अगर आप नंबर्स वाइज भी जाएंगे मुकेश जी, तो ये जो नंबर्स है, जो आइडेंटिफाइड रिफ्यूजीज का नंबर है, ये आप देखेंगे बहुत छोटा होगा उनके प्रोपोर्शन में जो अनआइडेंटिफाइड इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। मुझे नंबर्स इस पे नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये 5% से भी कम होंगे टोटल आइडेंटिफाइड इलीगल इमिग्रेंट्स के। दूसरी ओर इसी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक जजमेंट आया था मार्च में, आपको ध्यान होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली अपना जो स्टैंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहा था कि दीज रिफ्यूजीज डू नॉट हैव अ राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन इंडिया। तो ये नहीं बोल सकते कि हाँ हो सकता है कुछ सर्विसेज,
तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, वो सब पे एप्लीकेबल होता है, वो फॉरेनर्स पे भी एप्लीकेबल होता है। तो रहने की और उसके लिए बेसिक एक प्रकार से आपको सरवाइव करने की जिस चीज की जरूरत है एज अ देश के नाते और एक संवेदनशील के देश के नाते, वो हम टेम्परली आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आपको यहां सेटल होने का अधिकार हम नहीं देते। ये बहुत क्लियर है। तो मुझे अब भी लगता है कि इसके कारण ये जो आइडेंटिफाइड रिफ्यूजीज है, इनके कारण ये नैरेटिव ना बन पड़े। और वो मैं दिख रहा था जनरल मीडिया में बहुत, जो हल्की चर्चाओं में या सोशल मीडिया पे, यहाँ पे तो बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में देख रहा था कि एक तरह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब सबको अधिकार है। बिल्कुल नहीं है। जब तक वो आइडेंटिफाइड रिफ्यूजीज नहीं है और यूएनएचसीआर के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, उनको नहीं मिल सकता है ये। तो लार्जर प्रॉब्लम अभी भी मुझे लगता है मुकेश जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिफ्यूजीज जो ये तो साफ है, बिल्कुल आपने भी साफ कर दिया। अभी हम जिंदल जी के पास जाएंगे, वो भी साफ करेंगे। लेकिन मेरी समस्या केवल इतने तक नहीं है। समस्या ये है कि आपने जो यहाँ पर जो पाकिस्तान से जो हिंदू आए थे यहाँ पे, उनके लिए आपने सिटीजनशिप एक्ट में अमेंड किया और CAA लेकर के आए, लेकिन उसका भी विरोध हुआ और अभी तक उनमें से सभी को सिटीजनशिप मिल भी नहीं पाया है। और वो जब स्ट्रगल कर रहे थे, वो जब आ रहे थे, तो उनके संघर्ष की जो कहानी थी, उसके साथ कोई खड़ा नहीं था, उसके साथ कोई गुंजाइश नहीं था, उसके साथ कोई NGO नहीं था, उसके साथ कोई जजमेंट नहीं था, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट नहीं था जो उसको कहते कि नहीं भाई इसे पुनर्वासित करो, फिर से इन्हें सुविधाएं दो। लेकिन आज इनके लिए जो इकोसिस्टम खड़ा हो गया, मेरी चिंता वो है उस इकोसिस्टम पे। मैं मुमताज़ आलम जी बिल्कुल जी आप बात कर, मैं एक बार रिजवी जी के पास आऊँगा, उसके बाद नेक्स्ट मैं इसी पर बात करूँगा। रिजवी साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो पहचान जो जिनकी पहचान सरकार के पास है, जिनका काउंट सरकार के पास है, उनको अगर ये सुविधाएं दी जा रही है जो संविधान के मुताबिक दी जा रही है, उसमें कोई किसी को गुरेज नहीं है, लेकिन इनको राइट्स देने के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके कैरेक्टर को लेकर के, उनकी पहचान को लेकर के जो समस्या आ रही, वो लोग हैं जो भारत के खिलाफ है, जो भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, जो भारत में धर्मांतरण का गैंग चलाते हैं, जो यहाँ पर दलितों का धर्मांतरण कराते हैं। वैसे लोग जो इनके पीछे खड़े हैं, वो हमारी मुख्य चिंता है। क्या आपको लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, एक वर्ल्ड ऑर्डर है उसके तहत किया जा रहा है, और एक जो गैंग है इसके पीछे में, वो भारत को अस्थिर करने के लिए इस तरीके की चीज़ों को आगे कर रहा है? मुकेश जी, आपको आदाब नमस्कार, और तमाम हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको भी आदाब और नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत अच्छी डिबेट हो रही है और बहुत संजीदा गुफ्तगू यहाँ पे है। मैं इसके लिए भी आपको मुबारकबाद पेश करूंगा। बहुत शानदार और बड़ी अच्छी बातें सामने आई हैं। ये जो आपने मसला उठाया है, मैं समझता हूँ कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार के एजेंसी की जिम्मेदारी है। और अगर अभी भी ये मसला है तो एक सरकार को जरूर कमेटी या कमीशन जरूर एक गठित करना चाहिए, बनाना चाहिए, जो इन तमाम चीजों पर नजर रखे और रिपोर्ट्सों पे कि कहां पे प्रॉब्लम है और कौन लोग इस मुल्क में अफरा तफरी मचाना चाहते हैं, मुल्क को तोड़ना चाहते हैं या मुल्क को डिसबैलेंस करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये आम कॉमन मैन जो है इसको नहीं समझता है, लेकिन सरकार इस चीज को समझती है। देखिए, हम बार बार यही कह रहे हैं कि जब इलेक्शन आता है तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं चुनावी मंच पे जा करके, और हम अभी भगा देंगे, जब उत्तराखंड में होगा तो वहां ऐसे नारे लगेंगे, जब झारखंड में इलेक्शन होगा तो वहां बातें की जाएंगी, आसाम में होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल हो नहीं पाता है। 10-11 साल की सरकार जो है मोदी जी की हो गई है, आखिर क्या वजह है कि हम बातें तो इतनी ज्यादा करते हैं लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं बना पाए। जहां तक आपने CA की बात की, देखिए सिटीजनशिप देने की बात जहां तक मुकेश जी है, हमेशा से दी जाती रही, कोई नई बात नहीं है। उसके लिए CA भी जरूरी नहीं था। जो आइडेंटिफाइड लोग हैं, पार्लियामेंट में आप जानते हैं कि रेजोल्यूशन आता है और उसको ले जाकर के और बता दिया जाता है, और ये बीजेपी गवर्नमेंट में दिया है, पाकिस्तानियों को जो बहुत सारे दिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि CA की कभी मुखालफत नहीं हुई कि आप हिंदू भाई जो आ रहे हैं या जो और आ रहे हैं उनको आप क्यों दे रहे हैं, बिल्कुल कोई इस बात की मुखालफत। डर सिर्फ ये है कि NRC आप जब करेंगे तो वहां पे कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से आसाम के लोग परेशान रहे, और इन परेशान होने वालों में सिर्फ मुस्लिम परेशान हुए हुए बिल्कुल गलत है। आप जाकर के पता कर लीजिए, गैर मुस्लिम भी इसमें उतने ही बराबर के परेशान रहे। उनको बार बार जो है कचहरी जाना पड़ता था, बार बार कागजात जो है ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता था। मैं खुद 7-8 बार आसाम जा चुका हूं इस तरह के मसाइल को समझने के लिए। तो इसलिए बस डर यहां पे। बाकी आप अगर किसी को शहरियत देना चाहते हैं
वो जरूर दीजिए। दूसरी आखिरी बात में जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज देखिए हिंदुस्तान जो आप बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान महान किस लिए? क्योंकि हमारा संविधान जो है वो सबको प्रोटेक्शन देता है, यहां तक कि उनको भी, कि जो बाहर के लोग आए उनको भी सुरक्षा देता है, उनको भी, उनका भी ध्यान ख्याल रखता है। और ये आज नई बात नहीं मुकेश जी, मैं आपको बताऊं, जब हजरत इमाम हुसैन को मैदान करबला में यजीद की फौज ने घेरा तो इमाम हुसैन ने कहा, जो रसूल अल्लाह के नवासे थे, उन्होंने कहा मुझे हिंदुस्तान चले जाने दो। तो मतलब ये नई बात नहीं है, ये हिंदुस्तान की खूबी है, ये हिंदुस्तान की महानता है। और ये नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये महानता जब थी, लेकिन अब ये नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों के अपने मसले हैं, यहाँ के लोगों की अपनी समस्याएं हैं। अब ये कोई शरणार्थी का देश नहीं बनाना चाहिए भारत को। अब कोई भी आए यहाँ पर उठ करके आ जाइए आप यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पर अगर किसी को राइट देते हैं, अगर कोई अधिकार देते हैं, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, तो वो किसी न किसी के अधिकार का बंटवारा भी करते हैं साथ में, अघोषित तौर पे बोलते नहीं है, लेकिन जो ये राइट्स देंगे तो आप दूसरे दलितों का जो राइट्स है उसके साथ आप बंटवारा भी करेंगे, आपको समझौते करने पड़ेंगे। मुकेश जी, एक मिनट, बस 30 सेकेंड। मुकेश जी, जो बड़े मुल्क होते हैं, जो तमाम जो जिनके पास अच्छा संविधान होता है, वो अलग से इनका बजट रखते हैं। इस तरीके से नहीं होता है। हम लोग अगर सदका देते हैं, हम लोग अगर किसी गरीब की मदद कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें हमने किसी का हक मार लिया, नहीं, बल्कि नहीं, मदद करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसकी आप मदद कर रहे हैं वो आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा करने लगे। देखिए रोहिंग्याओं के साथ प्रॉब्लम क्या है, रोहिंग्याओं के खिलाफ लोग क्यों हैं? क्योंकि जितने भी अपराध हो रहे हैं दिल्ली में, सब में उनका नाम आ रहा है। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने में उनका नाम आ रहा है। जितने क्योंकि अगर आप यहाँ शरणार्थी की तरह रहिए, आपको खाने पीने की सुविधा मिल रही है, आप सांस, लेकिन आप जब यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या बनेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उनके खिलाफ केवल नहीं होगी, उनको छुपाने वाले, उनको बचाने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इसलिए ये समस्या हो रही है। आखिर इन लोगों की पहचान क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि इनको छुपाने वाले उनके कौम के लोग हैं ना। उनकी, आप जो कह रहे हैं, ये सरकार की, ये समाज की समस्या है, सरकार की समस्या नहीं है। समाज बचाता है ना, समाज बचा रहा है उसे। बिल्कुल, मैं नवीन जिंदल जी के पास जाऊंगा, मुस्कुराहट करेगा ना ये काम। नहीं, मैं नवीन जिंदल जी, क्या लगता है ये जो पहचान नहीं हो पा रही है, घुसपैठी है, असली कौन है, और जो मान्यता प्राप्त घुसपैठ जो है रोहिंग्या कौन है, ये क्यों नहीं पता चल पाता है? कौन है? सरकार बचाती है या सरकार अक्षम है, या समाज जो है वो सामने आकर के बचा लेता है, सच्चाई आने नहीं देता? और यही समस्या है, मूल समस्या यही है। मुकेश जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे मामले में जी, जिसका ध्यान शायद अभी तक किसी को और नहीं गया। आप देखेंगे इस पूरे मामले में जो अब तक सामने आया, हुआ ये कि जब ये पिटीशन फाइल की गई तो उस समय पे ये कहा गया कि जिनके पास यूएनएचआरसी का कार्ड है उन लोगों को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन लोगों का कोई भी डाटा कोर्ट में अपनी पिटीशन के साथ शेयर नहीं किया कि वो लोग किस प्रकार से यूएनएचआरसी का कार्ड उनके पास है या नहीं है। सिर्फ ये लिख के दिया गया कि यूएनएचआरसी के कार्ड वाले जो है उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए। अब क्या हुआ कि कोर्ट ने ये सवाल किया कि भाई आपने डाटा तो दिया नहीं, आप हम बिल्कुल यही बात मैंने भी उठाई कि उनके पास है, कहाँ वो रहते हैं, आ गए और नहीं। अब इसकी मंशा देखिए, इस पूरी पिटीशन के पीछे जो मंशा है, आपका सवाल बहुत वाजिब है। यहाँ पे सिर्फ उन लोगों की बात नहीं है जो आइडेंटिफाइड है। इस पिटीशन में मेरा जो सोचना है, इस पिटीशन के पीछे कहीं ना कहीं एक मसला ये भी है कि जो भी रोहिंग्या मुसलमान यहाँ आए हैं उन सभी लोगों को एक रूप में सुविधाएं दिलवाई जाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो बिल्कुल इस याचिका के साथ सारी डिटेल्स के किन किन लोगों को, कौन कौन व्यक्ति कहाँ रहता है, उनके पास यूएनएचआरसी का कार्ड है, तो पूरा डाटा होगा। आपने पिटीशन के साथ नहीं लगाया और ये सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने आज भी, कल भी उठाया कि भाई आप जब तक डाटा शेयर नहीं करेंगे तब तक किसी प्रकार की सुविधा की बात नहीं कर सकते। और याचिकाकर्ता ने समय मांगा है, मतलब कॉलिन गोलांसी की तरफ से समय मांगा गया कि हम आपको डाटा देंगे। अब बड़ी अजीब बात है, याचिकाकर्ताओं के पास डाटा नहीं, सरकार खुद असमंजस में है कि भाई ये रोहिंग्या है कहां। तो आप समझिए कि ये दो धारी तलवार है अब इनके लिए। अगर वो डाटा देते हैं तो वेरिफिकेशन होगा, और अगर नहीं देते तो सुविधाएं कैसे मिलेंगी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अगली तारीख पे जो डाटा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा और किन लोगों को डाटा दिया जाएगा। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल सही तो कह रहे ये हैं मामले- सर। बिल्कुल ये नवीन जिंदल जी मामले- रोकना चाहूंगा, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है डिस्कशन ये, लेकिन रोक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ब्रेक के लिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस आएंगे तो चर्चा जारी रहेगी और जो जिंदल जी कह रहे हैं उसके पास वापस चलेंगे। लेकिन चर्चा कर रहे हैं कि रोहिंग्याओं के बच्चों को जो राइट्स देने की बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, उस पर जो फैसला किया गया, इनफैक्ट जो निर्देश दिए गए उस पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ पैनलिस्ट बने हुए जिंदल जी हमारे साथ हैं, और जिंदल जी अपनी बात पूरी करें। तो मुकेश भाई, मैं यही कह रहा था कि जो डाटा याचिकाकर्ता के पास होना चाहिए था जिस समय याचिका दायर की गई, वो डाटा उनके पास आज तक नहीं है, जबकि 2 या 3 डेट्स ऑलरेडी निकल चुकी हैं, नोटिस इशू हो गया, लेकिन फिर भी नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके साथ साथ मैं एक चीज का यहाँ पे आपको ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है हमारे देश में। 2019 में हमारे देश की सरकार को स्थिर करने के लिए, उसको गिराने के लिए और बदलने के लिए फॉरेन फंडिंग की गई, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन फंडिंग की गई। उसके ऊपर बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कैसे कैसे, बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। मेरा मानना यह है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे देश को अस्थिर करना चाहती हैं, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कानूनों का प्रयोग करके इफेक्ट करने की कोशिश करती हैं, और ये पूरा मामला भी उसी से जुड़ा हुआ एक मामला है। ह्यूमन राइट्स का नाम लेके कहीं ना कहीं जो इलीगल इमिग्रेंट हमारे देश में आए, उनको यहाँ पे बसाने का एक तरीका निकालने की कोशिश है कि कैसे उन लोगों को यहाँ पे स्थिरता के साथ रखा जाए। हमसे ज्यादा ह्यूमन राइट की बात करने वाला अमेरिका अपने यहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स को कैसे निकाल रहा है, ये हम सब लोगों ने देखा है। लेकिन हमारे पास जहां हम अपने देश के लोगों को ह्यूमन राइट सेफगार्ड नहीं कर पा रहे, हम दूसरों के लिए, जो लोग हमारे यहाँ पे अपराध कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे अस्थिरता फैलाने की बात करते हैं, उनके लिए हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। भाई पहले अपनी बात कीजिए, उसके बाद आप दीजिए दूसरों को। कैसे, जब स्वास्थ्य लाभ का, शिक्षा का यहाँ पे क्या हालात है हमें सबको पता है। हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कितनी मुश्किलें देखनी पड़ती हैं हम लोगों को, वो समझिए। और जो लोग ह्यूमन राइट की बात करते हैं, मैं वही कहूंगा कि रोहिंग्या जो लोग यहाँ पे हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और इस पूरी याचिका के पीछे जो मंशा है, आप पूरा बिल्कुल जो असल घुसपैठिए है उसको बचाने की मंशा है, ताकि उस मुखौटे के पीछे में वो बच जाए, छुप जाए, और उनका जो काम चल रहा है वो चलता रहे, और इसी के लिए सारी चीजें। मृत्युंजय जी के पास मैं जानना चाहूंगा। मृत्युंजय जी, 2 चीजें, एक तो रोहिंग्या वाला मसला है, दूसरा पाकिस्तान से जो हिंदू आए उनका मसला है, हर एक मसला है कश्मीरी पंडितों का जो अपने देश में ही शरणार्थी की तरह रहने को मजबूर हैं, उसके लिए कोई कुछ अभी तक नहीं आ रहा। एक जो चीज़ कहेंगे, जो जिस तरीके से रोहिंग्याओं को बचाने के लिए एक इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है, और उसके लिए गोंजाल्विस जैसे वकील जो है वो खड़े हो जाते हैं, याचिका दायर करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने दलीलें पेश करते हैं। क्या आपको लगता है कि एक पैरेलल इकोसिस्टम जो है खड़ा होना चाहिए, जो कश्मीरी पंडितों की बात करे, जो पाकिस्तान से आए, जो हिंदू, जो यहाँ पर संघर्षरत है, सीए कानून बनने के बावजूद उन्हें कोई आज जो है इस स्तर पे जाकर के समझाने वाला या उनको लीगल एड देने वाला कोई नहीं है कि तुम्हें कैसे सिटीजनशिप जो है दोबारा मिल सकता है यहाँ पे, उसके लिए कोई नहीं है। लेकिन इनके लिए एक पैरेलल इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। क्या आपको लगता है कि एक पैरेलल इकोसिस्टम खड़ा करने की जरूरत है? बिल्कुल मुकेश जी, बहुत मुझे लगता है आपने पर्टिनेंट सवाल उठाया है, और आपने पिछले अपने क्वेश्चन में चर्चा भी की कि किस प्रकार पिछली बार जब ऑलमोस्ट इसी इंटेंशन से सीए लाया गया था, सीए लाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश है, वहां पे जो भी परसिक्यूटेड रिलीजन्स हो, और चूंकि वो ज्यादातर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स है, उन स्टेट्स का रिलीजन भी मुस्लिम है, वो सेकुलर स्टेट्स नहीं है, तो इसलिए उनको छोड़कर बाकी जो भी माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं, वो जो भी परसिक्यूटेड होंगे वो इंडिया में आएंगे, तो इंडिया उनका सेफ स्पेस हो सके। ये सिंपल सा फंडा था सीए लाने का। अब देखिए उसके खिलाफ किस प्रकार के इंडिया में प्रोटेस्ट हुए, और किसके द्वारा प्रोटेस्ट हुए? सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन के द्वारा प्रोटेस्ट हुआ, या उनको फेस बनाया गया, जबकि उनका इनसे कोई लेना देना ही नहीं था। हमारे आसपास में जो देश है वो सारे मुस्लिम प्रधान देश है और रिलीजियस देश है, तो उनको कौन सी परसिक्यूशन हो रही है यहाँ पे, और उन्हें क्यों आना है यहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, जिस प्रकार का पीआईएल दाखिल किया गया, और विनीत जी अभी उस बात को बोल रहे थे, देखिए यहीं पे आके नहीं रुकेगा। अब देखिए आज जो जजमेंट आया है मोटा मोटी वो सिर्फ एजुकेशन के लिए आया है, लेकिन इसी पीआईएल को अगर आप देखेंगे तो इसको एक्सटेंड करने की बात की गई है फ्री हेल्थ सर्विसेज के लिए, सब्सिडाइज्ड जो हमारा अनाज मिलता है सबको उसके लिए, जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट जो लॉ है उसके अंतर्गत जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं उसके लिए,
तो ये जो गैमेट ऑफ सर्विसेज आप बोलते हैं ना, जिसको हम बेसिक सर्विसेज टू सिटीजंस बोलते हैं, ये अगर एक आपने आज दिया, 2 दिया, 3 दिया, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। मैं इसकी गारंटी लेता हूं, आप देख लीजिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। दूसरा, जो जो फाइन लाइन अभी हम लोग, ठीक है, डिबेट पे तो डिस्कस कर ले रहे हैं और सबको समझ में आ रहा है कि वो रजिस्टर्ड रिफ्यूजीज के लिए सिर्फ है, लेकिन जब ये कॉमन पब्लिक में कॉन्वर्सेशंस जाने लगेगा, तो ये जिन्हें सुनने में आएगा, अच्छा सभी रहूंगी को मिलने के लिए बोल मिलने दिया चाहिए, है। बिल्कुल। और ग्राउंड पे उसका इंप्लीमेंटेशन जब होना स्टार्ट होगा मुकेश जी, तो आप देखिएगा इसी लॉजिक को लेके सब सरकारी ऑफिसेज में जाएंगे, अरे नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि सभी रोहिंग्यास को देना है, और उस पर वो असर्ट करना शुरू करेंगे वो राइट। और वो बहुत ज्यादा डेंजरस, मैं फिर से बोल रहा हूं, रजिस्टर्ड को ये सर्विसेज देना फिर भी डेंजरस नहीं है, क्योंकि इनका पॉपुलेशन बहुत स्मॉल है, और जैसा विनीत जी बोल रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करने के लिए भी खुद को तैयार नहीं होंगे, वो हंड्रेड्स में होंगे, मे बी थाउजेंड्स में होंगे। बड़ा प्रॉब्लम है जब जो लार्जर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं हमारे, जब वो इन पर अपना हक जमाने लगेंगे और आर्टिकल्स की हमारे दुहाई देने लगेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, और बोलेंगे सारे सर्विसेज चाहिए जो यहाँ के हमारे उसमें हमारा अधिकार है, बिल्कुल। उसमें हमें वो सबसे डेंजरस इशू है मेरे ख्याल से मुकेश जी। बिल्कुल। मैं जस्टिस अनिल बिमल जी के पास वापस जाऊंगा। बिमल जी, जो बात अभी मृत्युंजय जी ने कही, जो अभी जिंदल जी ने कही, क्या आपको लगता है कि ये सही में मंशा उनकी कुछ और है? अभी दिखाया जा रहा है कि नहीं, जो रजिस्टर्ड यूनाइटेड नेशन के द्वारा है उनको केवल जो अधिकार देने की बात है, लेकिन उनकी असल मंशा जो है, जो अवैध घुसपैठिए हैं, उन मान्यता प्राप्त घुसपैठियों के पीछे जो है, उनके मुखौटे के पीछे उनको छुपाने की का इंटेंशन है इनका? मुकेश जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारत सरकार को बड़ी सख्ताई से काम लेना पड़ेगा। आज अमेरिका में मिस्टर ट्रंप ने क्या किया, पहले दिन ही जी, कितने इलीगल बैठे हुए थे उनको हथकड़ियां लगा के यहाँ भेजा है, पैरों पे हाथों पे हथकड़ियां लगा के बाहर निकाला देश से। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए कि इनके साथ क्या करना है। और जैसा जिंदल साहब ने कहा कि ना उनके पास कार्ड है, ना कोई आइडेंटिफिकेशन है, कोई भी सरकार भी साइलेंट है। उस सुप्रीम कोर्ट में आज तक ये जवाब नहीं दे पाई कि किस कैपेसिटी में है ये, ना ही उनके पास किसी UNHCR के कार्ड्स है, रजिस्टर्ड बॉडी भी के तहत भी वो कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं है एज ए रिफ्यूजी। तो व्हाट इज द स्टेटस? लॉ सेज द पब्लिक डोमिनियन में जो भी पर्सन रह रहा है इस कंट्री में, उसको एक्सेस टू द एजुकेशन एंड हेल्थ है। नाउ एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, they will have to define what is the definition of public domain. Public domain define करने पड़ेगा जजेस को। बिल्कुल। हालांकि कोर्ट ने अभी डिसीजन नहीं दिया है अभी, तो 18 को जो होगा भाई, जब डेटा पेश किया जाएगा तो उसके बाद सारी चीजें साफ हो जाएगी। फिर उसके बाद even the petitioner is not saying, बिल्कुल, is not able to give any data to the court, not the government, nobody is there. Nobody. बिल्कुल। Now the law says the only the persons have infiltrated into the country, अब उनको ये असेस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, being in public domain. बिल्कुल ठीक है। मैं रिजवी साहब के पास एक बार जाना चाहूँगा। रिजवी साहब, आपने कहा कि सिटीजनशिप एक्ट की भी ज़रूरत नहीं थी, CAA की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट पहले से 55 का बना हुआ था और उसी के तहत जो है उसमें नहीं गए। क्या आपको लगता, क्यों आपको लगा? क्योंकि जो पाकिस्तान से आए जो शरणार्थी थे, उनको अगर आपको यहाँ निश्चित तौर पे अगर आपको सिटीजन बनाना है, मतलब जो आ गए हैं उनको बनाना ही है, तो उसके लिए अमेंडमेंट तो जरूरत थी ना। तो उस अमेंडमेंट को आपको क्यों लगा कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं थी, पहले से जो एक्ट बना हुआ था उसी के तहत मामला चल जाता? क्यों आपको लगा ऐसा? नहीं, मुकेश जी, मैंने ये नहीं कहा, अगर उन्होंने बनाया है मैंने उसकी मुखालफत नहीं की। मैंने ये कहा कि दिया जाता रहा है शहरियत, अगर सरकार चाहे तो वो लोगों को दे सकती है। लेकिन आपको याद होगा, एक बहुत बुजुर्ग थे आसाम के, वो मुस्लिम नहीं थे, गैर मुस्लिम थे, वो मर गए लेकिन उनको शहरियत नहीं मिल सकी, जबकि मोदी सरकार थी और बड़ी बड़ी बातें चल रही थी CAA को लेकर के। मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं कि लोग जो डर गए वो इसलिए, उसकी वजह क्या थी आपको पता है? जब यहाँ पे NRC कंप्लीट हुई आसाम में, तो वहां पे हिंदू से ज्यादा, वो मुस्लिम से ज्यादा हिंदू निकल आए जो अपनी शहरियत साबित नहीं कर सके, आपने देखा होगा। लेकिन जब ये कानून आया तो ये कहा गया बाकायदा चुनावी मंच से, वही मैं कह रहा हूं कि भाई आपको डरने की जरूरत नहीं, यानी हिंदुओं को, जो मुस्लिम नहीं उनको डरने की जरूरत नहीं, यानी मुस्लिम डरे
तो ये जो इस तरह की बातें नहीं, तो विरोध की वजह क्या थी? विरोध जिस कारण से कहा जा रहा था रिजवी साहब सीएए का विरोध क्यों किया जा रहा था, उसको बताने वाला आपके समाज से कोई नहीं था। किसका विरोध था फिर वो? देखिए, उनको गलत भटकाया गया और तो भटकाया गया तो आपका काम था ना, समाज का ये काम था, उनको सही करते, सही चीज बताते आप उसको। बहुत अच्छी डिबेट कर रहे हैं मुकेश जी, आप बड़ी अच्छी डिबेट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, इसलिए मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। देखिए, किसानों का मामला जब आया, सरकार ने 16 से 17 बार किसानों से बात की, मीटिंग की, इतना मूवमेंट चला सीए का, एक भी नुमाइंदा सरकार का नहीं गया, बल्कि सरकार में भी बैठे लोग राजनीति करते रहे। भाई उस आंदोलन का अगुवा कौन था ये तो किसी को पता ही नहीं था ना। अरे उस आंदोलन सीए का जो विरोध किया था, रिजवी साहब आप एक बात बता दीजिए, आप एक बात बताइए, सरकार अगर बात करना चाहती तो किससे बात करती? रिजवी साहब, अगर सरकार बात करना चाहती तो किससे बात करती? शाहीन बाग में जो लोग बैठे हुए थे वो कौन थे? कौन थे बताइए, लीडर बताइए ना, तो लीडर से बात करते ना। किसान आंदोलन की बात आपने की, किसान आंदोलन में तो लीडर थे, उनसे बात चल रही थी। कर लिए जाते। सीएए में विरोध करने वाले लोग कौन थे बताइए ना, कौन थे, कौन लीडर था आप बताइए। मुल्क में मूवमेंट चला, अगर उसमें से 5 लोग ये सरकार, अरे वो 5 लोग के नाम तो बताइए, कौन थे वो 5 लोग? 5 लोग कौन थे? सब तो बुर्खाधारी महिलाएं थी जो अपनी पहचान छुपा करके अपना वहां आ रही थी। वो तो पीछे से प्रायोजित था, सामने से तो कोई आ ही नहीं रहा था, सामने से तो कोई व्यक्ति उसका विरोध कर ही नहीं रहा था। और देखिए, ये राजनीति जो है ना सर, यही राजनीति है, यही। अरे रिजवी साहब, आप भी जानते हैं, आप अच्छी बहस को आप दूसरी तरफ करेंगे। ठीक है, हमारे साथ हमारे पास समय की कमी है, लक्ष्मीकांत जी बहुत बाद से जुड़े इसलिए, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा दिया गया है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। आपको बता दें 2 दिन पहले जो है वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दिया था, और सीएम के इस्तीफे के बाद से राष्ट्रपति शासन लगाने की जो बात वो चल रही थी। 9 फरवरी को वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया था, और इस्तीफा देने से पहले 2 बार वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, और उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा जाकर के वहां दिया था इम्फाल में। और इस्तीफा देने के बाद जो है वहां पर कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर वो काम कर रहे थे, लेकिन अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। अधिसूचना जारी कर दी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, और जैसा कि कहा जा रहा था कि वीरेंद्र सिंह की जगह पे है जो दूसरे मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा, वो ऐसा नहीं करके केंद्र अपने हाथ में मणिपुर की कमान रखेगी और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा। यानी मणिपुर में अब सीधा जो संचालन है गृह मंत्रालय की तरफ, यानी दिल्ली से मणिपुर का शासन चलाया जाएगा। और वहां पर जिस तरीके से खींचतान चल रही थी, हिंसा के बाद से राजनीतिक हिंसा हुई थी, उसके बाद से राजनीतिक खींचतान चल रही थी, और वीरेंद्र सिंह के विरोध जिस तरीके से किया जा रहा था, पार्टी के भीतर भी विरोध चल रहा था, जो विपक्षी नेता है वो भी उनका विरोध कर रहे थे। और उसके बाद से 2 बार वो अमित शाह से आकर के मिले, और उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, और इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया वहां पे। और हो सकता है राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद ही वहां पर स्थिति सामान्य हो सके। तो बड़ी खबर अभी आ रही है, राष्ट्रपति शासन का ऐलान कर दिया गया है मणिपुर में। वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, और राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी कर दी गई है। और अब जो है मणिपुर की कमान जो है केंद्र के हाथ में रहेगी, यानी केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह वहां से सीधा कमान जाएगा, और मणिपुर जो है उसका संचालन दिल्ली से किया जाएगा। और यह वहां की स्थिति को काबू में लाने के लिए सबसे अच्छी पहल मानी जा सकती है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद से वहां पर एक अस्थिरता सी बनती जा रही थी, राजनीतिक अस्थिरता बन रही थी, और वहां पर किसी दूसरे मुख्यमंत्री का नाम सामने आने की बात कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन केंद्र ने फैसला किया कि मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, और सीएम के इस्तीफे के बाद से राष्ट्रपति शासन की वहां पर घोषणा कर दी गई है। लगातार 2 साल से अनरेस्ट चल रहा था मणिपुर में, और वहां की बात जो है लगातार दिल्ली में हो रही थी, और केंद्र का एक प्रतिनिधि जो है वहां पर गया हुआ था, वो भी स्थिति की समीक्षा कर रहा था। और उसके बाद जो है वीरेंद्र सिंह के खिलाफ जो बातें चल रही थी वो कर रही है हमारे साथ मणिपुर नॉर्थ ईस्ट की जो ब्यूरो चीफ जो हमारे साथ जुड़ गई है इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ। जो क्या अपडेट है? जो क्या आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी ये अधिसूचना के अनुसार तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, और हमारी नजर पूरी तरह से करंट एक्टिविटीज पे नजर बने रखे हैं, और हम लोग जल्दी ही इस पे आधिकारिक
बिल्कुल, थैंक यू। आपकी आवाज़ जो आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है, नेटवर्क की कुछ समस्या चल रही है। लेकिन मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है और अब जो है वहाँ पर केंद्र के केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। और वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद से कयास लगाई जा रही थी कि मणिपुर में जो है केंद्र जो है अपनी कमान जो है मणिपुर की कमान अपने हाथ में लेगा और राष्ट्रपति शासन के द्वारा ऐसा कर लिया गया है। लेकिन अभी की बड़ी खबर है, हालांकि आगे भी इस जो भी डेवलपमेंट होंगे उसके बारे में आपको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन अब वही जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें अभी फिलहाल हमारे जितने भी मेहमान जुड़े हुए थे उन सभी का धन्यवाद करते हुए प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए जस्टिस अनिल विमल जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुमताज रिजवी साहब, मृत्युंजय शर्मा, लक्ष्मीकांत जी और जो विनीत जिंदल जी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के जुड़े थे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन रोहिंग्याओं के बारे में आज जो फैसला आया है, कल हालांकि कल आया था ये फैसला, वो फैसला जो है अभी तक पूरी तरीके से नहीं, 18 तारीख को अगली सुनवाई होगी और उसके बाद पता चलेगा कि रोहिंग्याओं के आड़ में यानी ह्यूमन जो यूनाइटेड नेशन कार्ड होल्डर रोहिंग्याओं की आड़ में छिप करके जो अवैध घुसपैठिए हैं, वो जो अपनी चाल चलना चाहते हैं, वो जो सरकार के सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, सिस्टम में घुसना चाहते हैं, वो इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि अभी जो 18 तारीख की सुनवाई होगी उसमें हर एक की पहचान देने की बात जो है वो कही जा रही है। अगर ये पहचान नहीं देते हैं तो ये चीज़ संभव नहीं हो पाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।